नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। यहां पर अगले 1 घंटे हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको देते हैं, बताते हैं कि किन शेयरों में आपको होल्ड की सलाह रहेगी, कहां पर आपको सेल करना है और कब तक आपको ये बाय की रेटिंग देते हैं। तो काफ़ी सारे सवालों के आपके यहाँ पर आपको जवाब मिलते हैं, लेकिन उन सबसे पहले आपको एक बार बता देते हैं कि आप हमारे शो में जुड़ कैसे सकते हैं, सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा। तो देखिए, एक नंबर अभी हम फ्लैश करेंगे हमारी स्क्रीन पर। इस नंबर पर आप कॉल करिए, SMS करिए या व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमें पूछिए। इसके अलावा इस वक्त हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में जाकर आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, वहां से भी हम कुछ सवालों को पिक करते हैं। चलिए, सवाल पूछने का तरीका आपको बता दिया, लेकिन आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। हरीश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ, आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र बाजार पर डाल लेते हैं। तो देखिए, आज मार्केट में अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, मार्केट का मोमेंटम शानदार है। हालांकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। निफ्टी में अगर देखें फिलहाल तो 95 अंकों की तेज़ी के साथ 25,962 के लेवल पर निफ्टी में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में भी करीब 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है इस वक्त। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 68 अंकों की तेज़ी के साथ 60,738 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स पर अगर नजर डालें तो आज आप देखेंगे अच्छी तेजी इटरनल में करीब 5 से 5.25% की तेजी है। टाटा स्टील, मारुति सुजुकी में करीब 2 से 2.5% की तेजी है। बजाज ऑटो और M&M ऑटो सेक्टर से आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 से 2.25% की तेजी है इस वक्त। वहीं निफ्टी के लूजर्स पर भी एक एक करके नजर डाल लेते हैं। सबसे ज्यादा जो टॉप लूजर है, सबसे ज्यादा गिरावट है, वो है बजाज फाइनेंस में करीब 1.5% की गिरावट है। श्रीराम फाइनेंस में भी आप देख सकते हैं 1.5% से ज्यादा की गिरावट। डॉक्टर रेड्डीज और एशियन पेंट्स में 1 से 1.5% की गिरावट। वहीं टाटा कंज्यूमर और SBI लाइफ में भी आधे से 1% की गिरावट इस वक्त है। हालांकि बाजार का मोमेंटम आज काफी अच्छा बना हुआ है। एक बार एडवांस एंड डिक्लाइन के रेशो पर भी नजर डाल लेते हैं। इस वक्त आप देखेंगे 1968 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं 899 करीब 900 के आसपास शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। एक मार्केट चेक मैंने आपको दिया, लेकिन अब अपने मार्केट एक्सपर्ट हरीश जी से भी पूछ लेते हैं चार्ट्स पर बाजार किस तरह से नजर आ रहा है। टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। हरीश जी, आपको इस वक्त बाजार की चाल कैसी लग रही है? आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, हालांकि शुरुआत थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब देखिए करीब डे हाई के आसपास बाजार कारोबार कर रहा है। जी बिल्कुल। अगर देखिए अगर वीकेंड में जो हमारी इंडिया US इंटरिम ट्रेड डील हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है मार्केट्स में। अगर देखा जाए तो निफ्टी कल के ट्रेड में पॉजिटिव था, आज में ऑलमोस्ट पॉजिटिव के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पॉजिटिव है निफ्टी में। अगर सेटअप की बात करते हैं तो बिल्कुल कल के ट्रेडिंग सेशन में 50 डे मूविंग के ऊपर क्लोज किया था, तो उसको कंटिन्यूएशन होते हुए फॉलो देखने मिल रहा है। सेटअप अभी भी के बाद स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहा है क्लियरली। जो फ्लक्चुएशंस था मार्केट्स में वहां पे काम डाउन हो चुके हैं, और जिस तरीके से और लास्ट 2-3 दिनों से हमें FI का बाइंग देखने मिल रहा है, वो भी मार्केट्स को कई सारे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। पूरा सेटअप पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आज एक्सपायरी है तो उसके वीकली एक्सपायरी है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटिलिटी देखने मिल सकते हैं। हमें सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। 25,850 के पास इमीडिएट सपोर्ट से अगर थोड़ा भी डिप मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाई के लिए कोशिश किया जा सकता है निफ्टी में। अभी भी इमीडिएट बेस में 26,000 एक हर्डल रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि और तेजी देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए निफ्टी में। पर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। कल के ट्रेडिंग में हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिला था। मुझे लग रहा है कि ये जो गैप है पूरा नीचे के ओर है, और उसका सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 60,450 के अराउंड है। अगर इस लेवल्स के अगर थोड़ा बहुत डिप अगर मिल जाता है बैंक निफ्टी में, वहां पे भी एक अच्छा मौका बन सकता है बाय के लिए। ब्रॉडर मार्केट में देखा देखा है तो स्मॉलर मिड कैप में अच्छी तरीके है। तो ओवरऑल सेटअप सारे कंडीशंस में देखा जाए तो पॉजिटिव है। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए मार्केट्स में।
ठीक है, पॉजिटिव सेटअप यहाँ से लग रहा है, चार्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं और बाय ऑन डिप्स की रणनीति इन लेवल्स पर आप ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी गिरावट आती है तो वहाँ से आप खरीद के चलिए। ये सलाह हरीश जी की हो गई। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। हमारे जो पहली क्वेरी है वो हमें यूट्यूब से आई है अविनाश की, और इनके पास जो शेयर्स है वो इन्फोसिस के हैं। 250 क्वांटिटी है और इनकी जो खरीद प्राइस है वो 1549 रुपये पे इन्होंने खरीदे थे। आज देखिए आईटी पैक में हल्की फुल्की तेजी है, हालांकि 1% की तेजी यहाँ पर है, और इन्फोसिस में भी आप आधे % की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ इस वक्त देख सकते हैं। इनकी खरीद प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, 1549 पे खरीदा था, आज 1506 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। और हालांकि पिछले कुछ टाइम में थोड़ी वॉलिटिलिटी आईटी पैक पर जरूर नजर आई है, रुपए की कमजोरी का भी इम्पैक्ट देखने को मिला, और जिस तरह से हमने यूएस में देखा था कि टेक शेयरों में भारी बिकवाली हुई थी, उसका इम्पैक्ट भी हमारे आईटी सेक्टर पर दिखता हुआ नजर आया। हरीश जी, क्या सलाह होगी? इन्होंने अपना नजरिया हमें नहीं बताया है कि ये लॉन्ग टर्म के निवेशक है या शॉर्ट टर्म पे सलाह चाहते हैं। आप दोनों ही सलाह इन्हें दीजिएगा। इन लेवल्स पर आईटी पैक की इस बड़ी कंपनी में क्या करना चाहिए इन्हें? तृप्ति जी, अगर देखा जाए तो दिसंबर महीने में हमें एक अच्छी तेजी देखने मिली थी आईटी से पैक में, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट्स में फिजल आउट, वो जो मोमेंटम है फिजल आउट होते हुए नजर आया। और जिस तरीके से आईटी में एआई का देखने मिल रहा है, उसके वजह कहीं ना कहीं कंसर्न्स बढ़ता है आईटी स्टॉक्स को, क्योंकि जिस तरीके से हमने वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है, जब तक पूरा मामला थोड़ा सेटल नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे क्लैरिटी नहीं देखने मिल सकती है। क्योंकि इनका मुझे लग रहा है इनका जो बाइंग प्राइस है ऑलमोस्ट आसपास ही है, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। तो अगर थोड़ा भी डिप पुल बैक्स जो आते हैं, टेक्निकली 1545 जो है डे मूविंग एवरेज का नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है इन्फोसिस। सो 1540 1550 के पास अगर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एग्जिट करने की ज्यादा सोचा जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है स्टॉक्स पे। हो सकता है कि थोड़ा गिरावट और देखने मिल सकता है स्टॉक में, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1450 के आसपास। तो वैसे बेटर है कि करंट लेवल्स पे जो वॉलेटिलिटी को अवॉइड करें, जो क्योंकि ऑलरेडी हमें अच्छे स्टॉक बहुत नीचे लेवल्स पे मिल रहे हैं, तो वहां पे कोशिश किया जा सकता है। तो इन्फोसिस में जो भी उछाल आता है वहां से फिलहाल के लिए एग्जिट करें। तो लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी उसमें भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा करेक्शंस देखने मिल सकते हैं आईटी पैक में। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आगे जाके देखने को मिल सकता है, और अगर कोई उछाल आता है तो यहाँ से आपको निकलने की सलाह हरीश जी सुझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा सवाल है वो भी हमें यूट्यूब पर आया है। नागेश का सवाल है। नागेश जी कर्नाटक से बात कर रहे हैं। इनके जो 2 सवाल है उनमें पहला है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और 965 इनका बाइंग प्राइस है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, और 50 की क्वांटिटी में शेयर्स है। आज देखिए 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, हालांकि इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है। 609 के लेवल पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में कारोबार हो रहा है। दूसरा जिनका जो शेयर है वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल देखा था हमने शानदार तेज़ी कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिली थी, हालांकि आज आधा % नीचे है, और 10 शेयर है 670 के भाव से 435 में कारोबार हो रहा है। क्या करना चाहिए इनका? पूछना है कि क्या इन लेवल्स पे इन्हें बेच देना चाहिए या फिलहाल होल्ड करके रखें? देखिए, अगर पीजीएल की बात करते हैं, हमने देखा जैसे हमने बजट में सुना था कि वहाँ पे ईएमएस के लिए अच्छा, स्टॉक्स के लिए अच्छा ये देखने मिल रहा था, बहुत सारे फैक्टर जो है वहाँ पे सपोर्टिव था। तो उसके चलते ये सब स्टॉक्स में एक उछाल देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। वही चीज अगर अंबर की बात करते हैं, अंबर में आज हमने देखा है कि लास्ट 2 दिनों से अच्छा रैली देखने मिल रहा है। तो पीजीएल में कैसे रहेगी? पीजीएल में फिलहाल के लिए स्टॉक में एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन सेटअप थोड़ा बहुत अभी भी साइडवेज है। तो हो सकता है कि तो कुछ टाइम के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन आगे भी देखने मिल सकता है, क्योंकि की रेजिस्टेंस जो देखने मिल रहा है 650 के आसपास है पीजीएल में, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। तो इसके ऊपर निकालना जरूरी है, तब जाके फिर से एक बार फ्रेश बाइंग देखने मिल सकता है। फिलहाल बने रह सकते हैं। हावेवर जिस तरीके से सेटअप एक ब्रेकडाउन देता है, उसके चलते मैं कॉशियस अप्रोच के साथ स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने के लिए रिकमेंड करूंगा। तो मुझे लग रहा है जब तक स्टॉक प्राइस 520 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी कंसोलिडेशन में रह सकता है। लेकिन 520 के नीचे फिसल रहा है तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश लेग वो देखने मिल सकता है। ओवरऑल फिलहाल के लिए बने रहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ होल्ड करना चाहिए। ऊपर के और 650 का लेवल निकलना जरूरी है, तब जाके फ्रेश रैली देखने मिल सकते हैं पीजीएल में। और
कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं, हमने बिल्कुल कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी तेजी देखने मिली थी, लेकिन लास्ट 2-3 महीनों के गिरावट के बाद एक पुल बैक नजर आ रहा है। तो अभी भी स्टॉक में बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने मिल रहे हैं ऊपर की ओर, जो इमीडिएट बेसिस में 450 के और 460 के अराउंड है। तो हो सकता है कि थोड़ा पुल बैक और देखने मिले, लेकिन चार्ट्स पे अभी भी एक साइडवेज रेंज में दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत पुल बैक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, फ्रेश बाइंग फिलहाल आप इन लेवल्स पर अवॉइड करें। कल्याण ज्वेलर्स को वेट एंड वॉच में रखें। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को आप होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स आपको हरीश जी ने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ अगले लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं, विजय। विजय हाय, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा केपीआई ग्रीन का जो शेयर परचेज किया 490, ठीक है 490 शेयर प्राइस की बाइंग प्राइस जी, और कितनी क्वांटिटी है आपके पास, कितने शेयर्स है? 300 शेयर्स है आपके पास और 490 आपका बाइंग प्राइस है। आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है विजय? हाँ, लॉन्ग टर्म 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिहाज से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है ये। केपीआई ग्रीन पर सलाह चाहते हैं हरीश जी। विजय हमारे साथ बने हुए हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से और इनके पास केपीआई ग्रीन के 300 शेयर है। 490 इनका बाइंग प्राइस है। आज हम देख सकते हैं करीब आधे % की कम तेजी है। 420 के लेवल पे केपीआई ग्रीन में कारोबार हो रहा है। हालांकि पिछले 5 दिनों में 4% से ज़्यादा की तेजी नजर आई, लेकिन 6 महीनों का चार्ट देखें तो 19 से 20% के आसपास टूटा है केपीआई ग्रीन। क्या करना चाहिए? 1 साल के लिहाज से क्या सलाह होगी इन्हें? देखिए, बिल्कुल अगर देखा है तो लास्ट 6 महीने में स्टॉक प्राइस नीचे का बिल्कुल करेक्ट हुआ है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक सपोर्ट के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। उस 370 के आसपास सपोर्ट जोन से जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कि उछाल देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। जहाँ पे ऊपर के और रेजिस्टेंस जो है 460 से लेके 520 के अराउंड रेंज है। तो ये लेवल जाता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। अगर उसके ऊपर निकल रहा है तब जाके मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि जो ये स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में रहेगा। ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म के लिए नजरिए से मैं होल्ड करके चलना चाहिए। सब स्टॉप लॉस जो है उनको मेंटेन करना चाहिए 385 का। जब तक 385 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि एक सेटअप पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म में, जहाँ पे उछाल देखने मिल सकता है 460 से लेके 500 तक। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बने रहने की राय रहेगी करंट लेवल से आप बने रहिए केपीआई ग्रीन में। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव ही यहाँ पर नज़र आ रहा है हरीश जी को। अच्छे लेवल्स 500 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? विक्रम बात कर रहा हूँ, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से, यूपी से। जी, किस तरह का माहौल है अभी यूपी में? अभी भी ठंड है वहाँ पे? नहीं, अब उतना नहीं है, अब तो सही हो गया है। ठीक है विक्रम, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा 2 सवाल है। एक शोभा को लेके है। शोभा की 50 क्वांटिटी है 1540 रुपए पे। ओके, एंड एसीसी को लेके है। एसीसी की 40 क्वांटिटी है 1839 रुपए पे। ठीक तो है। और लॉन्ग टर्म के लिए है 1 ईयर कम से कम। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए और 2 शेयर्स हैं इनके पास हरीश जी। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। शोभा है इनके पास 50 की क्वांटिटी और 1540 इनका बाइंग प्राइस है। आज देखिए आधे % से ज़्यादा की गिरावट है यहाँ। पिछले 6 महीनों में करीब 1.5% से ऊपर ये चढ़ा है, लेकिन 1 साल में 27% से ज़्यादा की रिटर्न यहाँ पर बना के दिए हैं। 1535 पे कारोबार कर रहा है, 1540 इनका बाइंग प्राइस है। ज़्यादा दूर नहीं है इनके बाइंग प्राइस से, तो ज़्यादा नुकसान इन्हें नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा हो रहा होगा। एसीसी की बात करें तो यहाँ पर 40 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 1839 इनका बाइंग प्राइस है और आज एसीसी 1702 पर कारोबार कर रहा है। करीब हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर भी हावी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों ही शेयरों पर क्या सलाह होगी विक्रम को? देखिए, पहले अगर हम लोग शोभा की बात करते हैं, लास्ट 1 हफ्ते में देखा है तो 1-2 हफ्ते में हमने रियलिटी स्टॉक्स में अच्छा खासा वीकनेस देखने मिल रहा था। लेकिन वही चीज शोभा के इसमें देखते हैं तो शोभा अभी भी जो वीकनेस है रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं दूसरे रियलिटी स्टॉक्स के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी भी है। हाई टॉप हाई बॉटम का स्टार स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है टेक्निकली। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन अभी भी कोई वीकनेस नजर नहीं आ रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है दिखाया रहा है 1650 के आसपास है। तो 1650 का लेवल अगर निकल जाता है करंट रैली में, तो एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो पोटेंशियल है स्टॉक में, तो बने रहिए कुछ टाइम पीरियड के। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है, आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न देखने मिल सकते हैं शोभा में। दूसरा, अगर एसीसी की बात करते हैं तो देखा जाए तो
एसीसी में लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने में मिल रहा था ऑलमोस्ट लास्ट 3 मंथ से। तो स्टॉक प्राइस सपोर्ट्स के पास तो आ चुका है, 1600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। तब तक इसके ऊपर एक उछाल देखने मिल सकता है, लेकिन अगर 1600 के नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा और गिरावट देखने मिल सकता है। जो भी है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 1600 के स्टॉक के साथ हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 1600 के नीचे चलता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वीकनेस देखने मिल सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे 1430 और 1400 के आसपास तक। तो ओवरऑल 1600 के स्टॉक के साथ बने रहने की राय रहेगी एसीसी में भी। इसी में 1600 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह, और सुबह का चार्ट भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से हरीश जी को मजबूत लग रहा है, तो यहाँ पर भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। तब तक आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां लगातार आपके सवालों को हम शो में ले रहे हैं और हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट है हरीश जी, वो आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल। राहुल, हाय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम, मैंने क्या है एक्चुअली ओला के शेयर लिए थे 111.57 की रेट पे 500 शेयर लिए थे। तो अब मुझे मैम उनको क्या करना है? सेल के लिए सेल कर देना है कि उनको मैं होल्ड करके रखूं अभी? बिल्कुल। कोई और भी शेयर है आपके पास? यस मैम, इसके अलावा मेरे पास मैम स्पाइस जेट के हैं 400 शेयर, वो मैंने लिए थे 62.14 पे हैं। और टाटा मोटर के मेरे पास 200 शेयर, वो मैंने 735 पे लिए थे मैम। टाटा मोटर्स की भी आपके पास शेयर है, एक बार टाटा मोटर्स का बताएंगे, प्राइस क्या है आपका? मैम, मेरा बाय प्राइस है 735। ओके, और क्वांटिटी? मैम 200। ठीक है, ठीक है, आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी। हरीश जी, हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं और इनके पास 3 शेयर्स, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, 500 शेयर है और 111 इनका बाइंग प्राइस है। ओला इलेक्ट्रिक लगातार खबरों में बना हुआ है और यहाँ पर ये नुकसान झेल रहे हैं, तो इन्हें इस पर सलाह चाहिए। दूसरा शेयर आज अगर हम देखें तो इनके पास है स्पाइस जेट का, ये भी एक ऐसा शेयर है जो लगातार खबरों में बना रहता है। 200 की क्वांटिटी है और 62 इनका खरीद प्राइस है। अगर स्पाइस जेट के चार्ट को देखें, आज 22 के लेवल पे कारोबार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, क्योंकि जिस तरह की खबरें यहाँ पर आई थी, फ्लाइट डिसरप्शंस हुए थे और उसकी वजह से हमने 6 महीने में देखा है कि काफ़ी नीचे आ गया है। 6 महीने में 29% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है और 1 साल के भी करीब निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। 53% से ज़्यादा टूटा है स्पाइस जेट। तीसरा इनका शेयर है टाटा मोटर्स, 737 इनका खरीद प्राइस है और 200 की क्वांटिटी है। क्या करना चाहिए तीनों में ही? जो 2 शेयर्स इनके स्पाइस जेट और ओला, वहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्या सलाह होगी? पहले अगर देखा है तो पहले हम ओला से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें बिल्कुल यहाँ पे एक स्टॉक में एक पिटाई देखने मिल रही है। लगातार कहीं ना कहीं ऊपर सेल से बिल्कुल सेलिंग है। तो अभी भी फिलहाल स्टॉक प्राइस इतना कुछ स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। हाउएवर एक छोटा सा सपोर्ट है, 30 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है करंट लेवल से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है इनको, जिस तरीके से इनका बाइंग है बहुत ऊपर लेवल का है। तो फिलहाल एग्जिट तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने ऑलरेडी बीट एंड डाउन दे चुका है स्टॉक में, फिर अगर उछाल आए तो वहां पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो फिलहाल वेट होल्ड करने की राय रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना ज्यादा नुकसान में मुझे लगता नहीं है कि एग्जिट करने की राय उचित है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की राय रहेगी। हाउएवर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पहला का इमीडिएट सपोर्ट है 30 के आसपास ही, 30 के आसपास और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आता है। ऊपर की ओर देखा है तो 40 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, लेकिन जो भी है मेजर हर्डल दिखाई दे रहा है मुझे 45 के आसपास है, जो 200 डे में एवरेज। जब भी कोई भी मौका मिलता है, जिस तरीके से बीच बीच में रैली देखने मिलते हैं, उस टाइम पे कोशिश किया जा सकता है कि एग्जिट करने के लिए इस स्टॉक में से। दूसरा स्टॉक रहेगा अगर स्पाइस जेट में भी मेरा राय रहेगा कि इसमें से एग्जिट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में अभी तक किसी भी टेन्योर में इसमें कोई मेजर परफॉर्मेंस देखने नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे लगा है स्टॉक। तो यहाँ पे कोई भी मौका मिलता है तो एग्जिट करे और अच्छे स्टॉक्स में जो भी है निवेश किया जाता है।
तो अवॉइड करने की राय रहेगी स्पाइस जेट से। टाटा मोटर्स में थोड़ा कंफ्यूजन था कि टाटा मोटर्स कमर्शियल या इनके पास टाटा मोटर्स पैसेंजर है। अगर अगर टाटा मोटर्स पैसेंजर की बात करते, बिल्कुल स्टॉक प्राइस एक सपोर्ट के पास आगे रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। 335 का एक सपोर्ट से वहां से रिकवरी बिल्कुल देखने मिल रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट में मुझे लग रहा है कि स्टॉक पे एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बिल्कुल बने रहने की राय रहेगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पे। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से 400 का एक हर्डल है, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 450 का लेवल तक देखने मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर पैसेंजर बहुत अच्छे सेटअप है और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं टाटा पैसेंजर्स में। ठीक है, टाटा मोटर्स पीवी में लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो 2 शेयर्स है आपके पास, ओला इलेक्ट्रिक और स्पाइस जेट, वहाँ पर आपको किसी भी राइस पे किसी भी उछाल पर निकलने की सलाह हरीश जी सुझा रहे हैं। हरीश जी, आपने एक और बात बोली कि यहाँ से निकल कर कहीं और दाव लगाना चाहिए। कौन से शेयर्स आपको यहाँ पर प्रेफरेबल लग रहे हैं जहाँ पर ये अपना निवेश कर सकते हैं? देखिए, 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे। अगर करंट लेवल से देखा है तो बिल्कुल आज पहले का स्टॉक रहेगा एटर्नली। अगर देखा है तो लास्ट 2 महीने से हमें लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 360 के लेवल से स्टॉक प्राइस 250 तक आ चुका था, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है एटर्नल में, और आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न देखने मिल सकते हैं एटर्नल में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर फिर से एक बार प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई देखने मिल सकते हैं आने वाले 6 से 7 महीने में। तो ओवरऑल एटर्नल में बाय करने की राय रहेगी। और दूसरा स्टॉक रहेगा बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सेटअप है, और एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आने वाले दिनों में और ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट 3300 और 3500 के लेवल्स। तो बीएससी और एटर्नल 2 रहेंगे मेरे रडार पे। दोनों स्टॉक्स में बाय करने की राय रहेगी। ठीक है, बीएससी और इटर्नल आपको 2 स्टॉक्स यहाँ पर सुझाए हैं हरीश जी ने, यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक के फर्स्ट एडिशन को यही समाप्त करेंगे। हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवाल जवाब का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। चल लौटते हैं। योर स्टॉक्स के सेकेंड एडिशन में मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय, जहां पर हम आपके सवालों को लगातार अपने शो में शामिल कर रहे हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों, आपकी क्वेरीज पर आपको सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते कि आप हमारे साथ शो में किस तरह से जुड़ सकते हैं, सवाल पूछने का तरीका क्या है। तो योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, एसएमएस के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव है, तो वहाँ जाइए फटाफट से और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है खास मेहमान ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और देखिए, मार्केट के साथ ही शुरुआत करेंगे। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। हालांकि बाजार की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर हुई, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तेज़ी दिख रही है। लगभग डेज हाई के आसपास यहाँ पर बाजार चला गया है। निफ्टी 86 अंकों की तेज़ी के साथ 25,953 पे कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी 50 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? Hi Tripti, good afternoon to you and to all the viewers. So yes, निफ्टी के अंदर शुरुआत जरूर सुस्त हुई है, लेकिन अभी मोमेंटम है बाजार के अंदर। आई सी ये मार्केट को एक्सटेंड होना चाहिए, ये वाला अप मूव टुवर्ड्स 26,200 ऑड लेवल स्पॉट में। बैंक एक्सी जहां तक बात है, आज थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बिल्कुल फ्लैटिश मूव है आफ्टर स्टीप गैप अप ओपनिंग इन एसबीआई शेयर्स, जो हमें कल उनके रिजल्ट्स के आउटकम के बाद देखने में मिला। एक बार बैंक निफ्टी के अंदर भी ब्रेकआउट आ जाएगा तो ब्राइटर चांसेस हैं कि यहाँ से एक अप मूव और स्ट्रेंथन अप होगा और हमें एक स्टीप अप मूव देखने को मिलेगा। कल के सत्र में हमने देखा था कि मिड कैप निफ्टी इंडेक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम था। आज थोड़ा सा एक उस लिहाज का मोमेंटम नहीं है, थोड़ा सा मिसिंग नजर आ रहे हैं अभी भी वो स्टॉक्स। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा ड्यूरिंग द क्लोजिंग टाइम। आई थिंक 2:30 बजे के आसपास अगर बाजार के अंदर मोमेंटम आता है तो यहाँ से हमें लॉन्ग बेट्स अपनी कैरी फॉरवर्ड करने के क्लियर संकेत मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने इंडेक्स पर अपनी राय दी और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल और जवाब के सिलसिले को जारी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर पहले जुड़ चुके हैं अमित। अमित हाय, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है?
गुड आफ्टरनून मैम, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैम। जी। और मेरा सवाल दो स्टॉक पे है, एक है इलाइटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और एक है सुजलोन एनर्जी। मैम इलाइटकॉन इंटरनेशनल मेरे पास 500 क्वांटिटी है और एवरेज प्राइस 200 है। जी। और और सुजलॉन? जो सुजलोन है मैम वो मेरा 61 का बाइंग है, 2300 क्वांटिटी है। ठीक है। हम आपके दूसरे सवाल का आपको जवाब दे पाएंगे क्योंकि पहला हमारी लिस्ट में नहीं है, तो सुजलॉन की बात कर लेते हैं। हमारे पास 2300 की अमित जी के पास सुजलॉन की जो क्वांटिटी है वो 2300 है और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 61 है। आज देखिए 48 के लेवल पे हल्की गिरावट के साथ सुजलॉन में कारोबार हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं है कि इनका नज़रिया क्या है, लेकिन गौरव जी लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या सुजलॉन को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना चाहिए? एब्सोल्युटली, रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्पेस है, अब चाहे हम उसमें विंड एनर्जी कर लें या सोलर कर लें या अदर एरियाज को हम कंसिडर कर लें, ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक है। सरकार का खासा रुझान है और अभी हमने बजट में भी देखा कि काफी अच्छा इसके अंदर प्लेसमेंट भी रहा है। सुजलॉन ऑन द होल दिसंबर 25 के नतीजे भी रिलेटिवली बेटर आए हैं। टॉप लाइन के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ पोस्ट की है कंपनी में। और अगर मैं बॉटम लाइन की भी बात करूं तो फ्रॉम प्रीवियस दिसंबर 24 क्वार्टर के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूं तो बहुत ही अच्छे नतीजे हैं। ऑल्दो अभी उस प्रकार का रिस्पॉन्स स्टॉक ने नहीं दिया है, बट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जरूर उन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। निचले स्तरों पे है शेयर, चाहे तो करंट लेवल्स पे एड ऑन भी किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले 38 रुपए का। 38 रुपये का एक स्टॉप लॉस ज़रूर से मेंटेन कर लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो आप इसमें बने रह सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पीयूष जुड़ चुके हैं। पीयूष हाय, सबसे पहले बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो मैम, मैं पीयूष बोल रहा हूँ, लखनऊ से बात कर रहा हूँ मैम। बिल्कुल। कैसे हैं आप लोग मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पीयूष, आई होप आप भी अच्छे होंगे। किस तरह का माहौल है इस वक्त लखनऊ में? ठंड है वहाँ पर? नहीं मैम, बस ठंड तो अब केवल सुबह और शाम की रह गई है, बाकी धूप निकल रही है बहुत अच्छी। हाँ बिल्कुल पीयूष, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल है मेरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे और दूसरा है जीनस पावर इंफ्रा पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मेरे पास 1000 शेयर है, 104 रुपए पे मेरी एवरेज बाइंग है उसकी। और जीनस पावर इंफ्रा के 264 शेयर है, उसकी एवरेज बाइंग मेरी 292 है। जीनस की कितनी है आपके पास? बाइंग प्राइस क्या है आपका? मैम 264 शेयर्स है और उसका बाइंग प्राइस है 292। 264 और 292, ठीक है। ठीक है, आपका क्या नजरिया रहेगा पीयूष आगे के लिए? मैम मैं अभी 6 महीने से 1 साल होल्ड कर सकता हूँ दोनों ही शेयर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो मैम मुझे बस थोड़ा सा जो है लग रहा है कि ये काफी नीचे आ गया है। मेरा 10% 12% पोर्टफोलियो मेरा नीचे है मैम मेरी बाइंग से। ठीक है, आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी। गौरव जी हमारे साथ पीयूष बने हुए हैं, लखनऊ से जुड़े हैं और इनके पास 2 शेयर्स है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 104 इनका बाइंग प्राइस है और 92 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है। 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। लेकिन काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सवाल रहते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। काफ़ी सारे निवेशक यही पूछते हैं कि काफ़ी गिरावट, काफ़ी करेक्शन इसमें आ चुका है, तो क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? अगला जो इनका क्वेरी है वो जीनस पावर को लेकर है। अगर उनकी क्वांटिटी देखें जीनस पावर में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 262 शेयर है, 292 के भाव में इन्होंने खरीदा है। आज करीब 5% की तेजी जीनस पावर में भी नजर आ रही है। 6 से 1 साल के लिए सलाह चाहते हैं, क्या सलाह होगी इन्हें? बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने लिस्टिंग के बाद से ही डिसअपॉइंट किया है। काफी हाइप्ड अप आईपीओ था, काफी रिटेलर्स ने उसमें निवेश किया और उसके बाद से शेयर ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, रादर अंडर परफॉर्मेंस है, डिक्लाइनिंग स्पीड कंटिन्यू कर रही है, लोअर लोज हिट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूं तो वो एक अलग ही संकेत दे रहे हैं। दोनों ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन में रीजनेबल ग्रोथ पोस्ट कर रहा है कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बेटर होना चाहिए, यानी कि दूसरी तिमाही के बाद एक अच्छे अपटेक की मुझे उम्मीद है। देयरफॉर मैं होल्ड की सलाह दूंगा यहाँ से। अगर 6 महीने
महीने से 1 साल का व्यू है तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। यहाँ एक अपटेक मुझे आता हुआ मिलेगा, जैसे ही 105 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा, इसके अंदर अच्छी तेजी बनती दिखाई देगी 115 से 125 लेवल्स के। आई थिंक उन्हें उसको जरूर टारगेट करना चाहिए। एज ऑफ नाउ होल्ड की सलाह रहेगी। द स्टॉप लॉस इज 85 रुपीज। दूसरा स्टॉक जो पीयूष जी के पास है दैट इज जीनस पावर, वो 281 रुपए के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पावर इंफ्रास्पेस की कंपनी है। ये भी सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल बहुत ही अपबीट सेक्टर है। यहाँ से फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ओवरऑल हमें सेक्टर पे एक पॉजिटिव व्यू बना के रखा हुआ है। पिछले कई क्वार्टर्स में एक्सेप्शनल ग्रोथ पोस्ट की है इस कंपनी में। फ्रॉम टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। आज के सत्र में भी एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। आई थिंक इसके अंदर भी होल्ड करना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल आएगी इस स्टॉक की। ये दोनों ही शेयरों पर होल्ड की सलाह और फिलहाल आप यहाँ पर बने रहिए, ये राय गौरव जी ने दी है। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। और चलिए अब यूट्यूब से सवाल ले लेते हैं। हमारे पास यूट्यूब पर जो सवाल आया वो कृष्ण कुमार जी का है, प्रयागराज से ये बात कर रहे हैं और इनके पास जो शेयर है वो है आइनॉक्स विंड। 3000 की क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 134 रुपये का है। आइनॉक्स विंड में आज देखें तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी है, 112 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने से 1 साल में काफ़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। गौरव जी, कृष्ण कुमार जी को क्या सलाह होगी आइनॉक्स विंड पर, क्योंकि शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 3000 की क्वांटिटी है, 134 के भाव पर इन्होंने लिया था और आज देखिए 112 पर हल्की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन इनके लेवल से तो काफ़ी नीचे है। क्या सुझाएंगे आप? आइनॉक्स विंड के अभी रिजल्ट्स अवेटेड हैं, दिसंबर क्वार्टर के पोस्ट नहीं हुए हैं, पर जो मैं देख पा रहा हूँ सितंबर क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी ने पोस्ट किया था। अगर उसी तर्ज पे बनता है इस बार का भी रिजल्ट्स, तो आई थिंक एक अपमूव यहाँ में ज़रूर देखने को मिलेगा। 120 से 130 के लेवल्स की अपेक्षा की जा सकती है उसमें। अभी ऑल दो व्यू दे पाना मुश्किल है, बिकॉज जैसे मैंने बताया रिजल्ट अवेटेड है, तो फिलहाल मैं उन्हें होल्ड की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस ले लें 100 रुपये का, नज़दीक ही है स्टॉप लॉस। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं लग रही है। ऑलरेडी इसके अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आ चुकी है। अब यहाँ से ग्रोथ और एक अपवर्ड मोमेंटम के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है और फिलहाल होल्ड करके आइनॉक्स विंड रखिए। लेवल्स पे आपको बता दिए गौरव जी ने, उनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी यूट्यूब से है और नरेंद्र कुमार गुप्ता का सवाल है। इनके पास जो शेयर है वो मुथूट माइक्रो फाइनेंस के 51 शेयर्स है, 251 इनका बाइंग प्राइस है। पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें क्या करना चाहिए। आज देखिए 5.5% से ज़्यादा की गिरावट मुथूट माइक्रो फाइनेंस में है, 177 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, मतलब इनके बाइंग प्राइस से तो लगभग काफ़ी नीचे आ चुका है शेयर। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, यहाँ से निकल जाए? तृप्ति, फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा एक स्टॉप लॉस जरूर लें। केवल आज के दिन में एक गिरावट देखने को मिली है, अदरवाइज यहाँ साइडवेज मोमेंटम बरकरार था। शेयर की फॉर्मेशन ओवरऑल देखी जाए तो इट इज नॉट एट ऑल बैड। यहाँ से रिकवर होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, तो आई थिंक इट इज बेस्ट टू होल्ड ऑन टू योर पोजीशन। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स भी नजदीक हैं। 170 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख लें और 195 200 की रेंज जैसे ही ब्रेक होती है स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी टूवर्ड्स 230 टू 40 ऑड लेवल्स हमें देखने को मिल सकती है। देयरफॉर ऐड करना है 195 200 के ऊपर। फिलहाल के लिए एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करें 170 पे। ठीक है, फिलहाल के लिए क्लोजिंग स्टॉप लॉस 170 का यहाँ पर लगाइए। आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स यहाँ पर मुथूट माइक्रो फाइनेंस में आपको आते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम देख रहे हैं टेक्सटाइल शेयरों का रंग उड़ा हुआ है, काफ़ी गिरावट है। आगे अब भारतीय कंपनियों के लिए कितनी चुनौतियाँ हैं, जिस तरह से बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। बताइए आज ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और आगे किस तरह की चुनौतियाँ हमें देखने को मिलेगी? देखिए, गिरावट की वजह यह है कि बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने एक ट्रेड डील कर ली है। पहले 20% का टैरिफ था जो कि बांग्लादेश पर घटकर अब 19% हो गया है।
और आपको जानकारी है कि बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, ये टेक्सटाइल के मामले में भारत के बड़े कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी कम होती है और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को ज़्यादा होता है। और लेकिन अब ये जो नई जो ट्रेड डील की है, अभी भी आप देखेंगे कि भारत के मुकाबले 1% का ज़्यादा टैरिफ बांग्लादेश पर है, यानी कि 19% का, भारत पर टैरिफ 18% है। लेकिन कुछ रियायतें अमेरिका ने बांग्लादेश को दी है, जिससे कि भारतीय जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और कुछ टेक्सटाइल और कपड़ों के इंपोर्ट पर अमेरिका ने टैरिफ को घटा के कर दिया है 0। स्पेशली वो कपड़े या फिर गारमेंट टेक्सटाइल जो कि अमेरिका से इंपोर्टेड फाइबर या फिर कॉटन से बांग्लादेशी कंपनियां बनाती हैं, उन पर अमेरिका में 0 टैरिफ लगेगा। तो ये एक निश्चित तौर पर बड़ी छूट है और इसके चलते भारतीय जो कंपनियां हैं जिनको 18% का टैरिफ देना पड़ेगा, एक डिसएडवांटेज सा क्रिएट हो गया है। अब ये बांग्लादेश के साथ जो डील की अमेरिका ने, उसमें किसी तरह की अमेरिकी प्रोडक्ट्स को परचेज करने की भी कोई शर्त नहीं रखी गई है, जो कि भारत के साथ शर्त है। $500 बिलियन का व्यापार करना है भारत को अमेरिका के साथ, वहां से इंपोर्ट करना है। तो ये चीज कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। दूसरी चीज ये है कि भारत भी अमेरिका से कपास का इंपोर्ट करता है। भारत $200 मिलियन का इंपोर्ट करता है। बांग्लादेश की बात करें तो $250 मिलियन का इंपोर्ट करता है, लेकिन बांग्लादेश को छूट मिला है और जबकि भारतीय कंपनियों को वो छूट नहीं मिला है, और यही चिंता का सबब हो सकता है। इसी के चलते आज हम देखने की गिरावट हो रही है। यूएस के अगर हम टोटल टेक्सटाइल इंपोर्ट की बात करें तो चाइना के पास सबसे बड़ा शेयर है 18.5%, वियतनाम 17%, और अगर हम बांग्लादेश की बात करें और भारत की, तो बांग्लादेश की उनके इंपोर्ट में हिस्सेदारी 9% की है, भारत की 10% की। तो काफी टफ कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश। और अब ये इस ट्रेड डील के बाद थोड़ा सा डिसएडवांटेज भारत के लिए हो गया है। अगर हम एशियाई देशों पर अगर हम टैरिफ की बात करें तो भारत पर देखिए 18% टैरिफ है, बांग्लादेश पर 19% का टैरिफ है, लेकिन सर्टेन टेक्सटाइल कपड़ों पर टैरिफ को उन्होंने 0 कर दिया है। वियतनाम पर 20% का टैरिफ, कंबोडिया और इंडोनेशिया पर 19% का टैरिफ और चाइना पर 37% का टैरिफ है। लेकिन बांग्लादेश के पास कॉस्ट एडवांटेज होता है और अमेरिका ने जो रियायत दी है, तो भारतीय कंपनीज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। पहले ये माना जा रहा था कि भारत के पास एक एज है, क्योंकि भारत पर पूरे के पूरे एशियाई देशों में सबसे कम टैरिफ लगा था 18% का, लेकिन इस छूट से बांग्लादेश को जो अमेरिका ने छूट जो दी है, उससे थोड़ी सी चिंता उभर के सामने आ रही है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए एक राय हमारे मार्केट एक्सपर्ट से भी ले लेते हैं। गौरव जी, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी है, 19% का टैरिफ अब वहाँ पर लगाने वाले हैं, जिसका जो पूरा इम्पैक्ट है हम टेक्सटाइल शेयरों पर देख पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी रियायतें यहाँ पर भारत से ज़्यादा बांग्लादेश को मिली है। गोकुलदास में देखिए यहाँ पर गिरावट है करीब करीब 3% से ज़्यादा की, वेल्समन लिविंग में भी करीब 4% की गिरावट, वर्धमान टेक्सटाइल 4.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है, पर्ल ग्लोबल में भी करीब 5.5% की गिरावट है। आप इस ट्रेड डील को किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में कितना और इम्पैक्ट हमें टेक्सटाइल शेयरों पर नजर आएगा? नो डाउट बांग्लादेश, अगर हम टेक्सटाइल स्पेस की बात करें तो इंडियन कंपनीज, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए हमेशा ही एक थ्रेट रहा है, अर्सवाइल कंपटीटर रहा है। और इस प्रकार की ट्रेड डील जब यूएस के साथ होती है तो कहीं ना कहीं उसका एक डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स देखने को मिलता है। तो नीजर रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन नेगेटिव है, लेकिन फ्रॉम अ मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं तो आई थिंक देयर इज लॉट मोर टू डिस्कस ऑन बांग्लादेश। जिस तरीके की अस्थिरता वहां चल रही है, काफी ज्यादा डेंट ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी को लग चुका है। अब किस तरीके से आगे फैक्ट्रीज का आउटपुट रहेगा, ऑर्डर्स फ्लो किस तरीके से रहेंगे, आई रियली हैव डाउट ऑन दिस। वेयर एज हम इंडिया की बात करें तो वी आर इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू ग्रो एंड फ्लरिश। तो देयरफॉर आई डोंट थिंक इसका बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट रहने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई ज़्यादा मीनिंगफुल इम्पैक्ट आने वाले दिनों में नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से क्वेरीज है जो हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हैं। इस वक्त अजय जुड़ चुके हैं गुजरात से। अजय, हाय, गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, अपना सवाल पूछिए अजय। मैडम, मैंने पेटीएम इशू प्राइस से लिया हुआ है। इशू प्राइस से लिया हुआ है, कितने शेयर्स है आपके पास? 6 शेयर है 2150 में। ओके, और कोई शेयर है आपके पास? दूसरा है स्टार लाइफ इंश्योरेंस है। स्टार लाइफ इंश्योरेंस, कितने शेयर्स है और क्या क्वांटिटी है? इशू प्राइस पे लिया हुआ है।
ठीक है, ठीक है। 900 के भाव में 64। ओके। और तीसरा है अब होंडाई, ओके। वो भी इशू प्राइस पे लिया हुआ है 1960 में 28 से। ठीक है, तीनों पर आपका नजरिया क्या रहेगा अजय, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं या? ऑलरेडी ये पेटीएम और स्टार पे तो 5 साल से ऊपर हो गया, इतने पे चल रहे, ज्यादा ऊपर जा रहे नहीं है दोनों। बिल्कुल, बहुत नीचे आ गया है होंडाई तो। ठीक है, ठीक है, अभी आपको सलाह मिल जाएगी। 6 से 7 महीने का है अभी तो नजरिया। जी, ठीक है, थैंक यू अजय। यहाँ पर हमारे साथ गौरव जी अजय बने हुए हैं गुजरात से, 3 शेयर्स इनके पास। सबसे पहले पेटीएम की बात कर लेते हैं। इशू प्राइस से इन्होंने लिया था 2150 के भाव से और 6 शेयर्स इनके पास है। आज अगर हम पेटीएम देखें 197 कम्युनिकेशन तो 1162 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर हावी है। पिछले 6 महीनों में 3% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर रहे और 1 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छा चला है, करीब 50% से ज़्यादा के रिटर्न पेटीएम ने दिए हैं। सबसे पहले आप पेटीएम पर ही सलाह दीजिए, क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? पेटीएम पे क्लियरली होल्ड की सलाह होगी। एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, नेगेटिविटी आई थिंक इज ऑन द बैक नाउ एंड यहाँ से ग्रोथ के चांसेस मुझे ब्राइट नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी पोजीशन को फर्मली होल्ड करना चाहिए। एक लंबा समय ऑलरेडी वो दे चुके हैं, अच्छा खासा डिक्लाइन उन्होंने देख लिया है और वहां से आपने राइटली पॉइंट आउट भी किया है, ग्रोथ भी काफी अच्छी दिखाई है पिछले कुछ समय में। आई थिंक उन्हें अपने पोजीशन को फर्मली होल्ड करना चाहिए। दूसरा इनका शेयर हम लेते हैं hyundai मोटर्स का। 28 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 1960 के प्राइस पे इन्होंने hyundai मोटर इंडिया को लिया था और फिलहाल देखिए आज 2183 के भाव पर कारोबार हो रहा है। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होगा इन्हें क्योंकि 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी है। क्या hyundai मोटर को भी होल्ड करके रखना चाहिए, आने वाले दिनों में और अच्छा रिटर्न मिलेगा? Tripti, yes, we are bullish on the automobile pack on the whole, जिसके अंदर ऑटो एंसिलरीज और टायर स्टॉक्स भी जोड़ लीजिए। बट स्पेसिफिकली अगर मैं Hyundai मोटर्स की बात करूं, आई एम नॉट दैट मच ऑप्टिमिस्टिक। बेहतर होगा स्विच ओवर कर लें, बेटर ऑप्शंस हैं। अशोक लेलैंड फॉर दैट मैटर कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ में इवन द 2 व्हीलर प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग वेल। महिंद्रा के अंदर भी अभी एक डिप मिला था, चलिए अभी अपॉर्चुनिटी निकल गई है वो, बट ये सब बेटर ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ स्विच ओवर करें तो आई थिंक बेटर रहेगा व्यूअर के लिए। 97 कम्युनिकेशन को तो आप होल्ड करके रखिए और अच्छे लेवल्स आने वाले दिनों में दिखेंगे। इसके अलावा hyundai मोटर्स के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस M&M, अशोक लेलैंड में भी आने वाले दिनों में अच्छी तेज़ी और अपॉर्चुनिटी के मौके यहाँ पर भी बन रहे हैं। आखिरी शेयर इनका है, उस पर भी राय ले लेते हैं। स्टार हेल्थ के इनके पास शेयर्स है, 64 शेयर है और 900 इनका बाइंग प्राइस है। आज देखिए स्टार हेल्थ 468 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी है और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 900 रुपये। उनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है तो यहाँ पर डेफिनेटली इन्हें नुकसान हो रहा होगा। क्या सलाह होगी स्टार हेल्थ को लेकर? 50 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, उनके बाइंग प्राइस से 470 के अराउंड का प्राइस अभी चल रहा है। स्टॉक के अंदर कोई खासा मोमेंटम ऑफलेट नहीं देखने को मिला है, थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। एक बार 490-500 का रेंज ब्रेक करेगा तब 550, 540 और हायर लेवल्स की तरफ आगे बढ़ेगा। आई थिंक एक स्टॉप लॉस ले लें 420 रुपए का और अपनी पोजीशन को फिलहाल होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस लगाइए 420 का और फिलहाल अपनी पोजीशन होल्ड करके रखिए। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। बने रहिए।